सर सीएसएस क्या है और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है? सर सीएसएस के रिलेटेड स्टूडेंट्स के अंदर एक डर पाया जाता है कि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है और सीएसएस करने वाले को 24 में से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। अल्लाह इसके उसको बारे सिला में दे। बिल्कुल। तो सर जो सीएसएस का एग्ज़ाम जो पास कर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो कितने परसेंट चांस है कि उनकी एलोकेशन हो जाती है? देखें, पहली सीएसएस बात तो ये है में कि सब्जेक्ट सिलेक्शन कितनी ज़रूरी है और इसका कम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए? देखें जी, सीएसएस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो यही है जो आपने क्वेश्चन पूछा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार यूनस और आज हम सीएसएस और पीएमएस की प्रिपरेशन के ऊपर एक सेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद राशिद साहब। आप मुल्क के माया नाज अदारों में बतौर मुअल्लिम अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं। आप मुहिब्बुल वतनी और नेशन बिल्डिंग के जज्बे से सरशार हैं और आज आप हमें सीएसएस और पीएमएस की तैयारी के रिलेटेड गाइड करेंगे। सर सीएसएस क्या है और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है? बेटा, सीएसएस है ना, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कंडक्ट करने वाला एक एग्जामिनेशन है जो हर साल पाकिस्तान में कंडक्ट होता है। और ये पाकिस्तान में तकरीबन सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, सबसे हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन कंसिडर होता है। और इसके अंदर हर साल गवर्नमेंट जो है वो ऐड देती है अखबारात के अंदर, और पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स जो हैं उस ऐड के बिहाफ के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएशन, कि एक स्टूडेंट जो है वो सी ग्रेड के साथ ग्रेजुएट हो, उसमें बीए, बीएससी, बीकॉम भी एप्लीकेबल है। आजकल डिग्री एडीपी भी है और बीएससी, बीएस भी है। तो किसी भी डिसिप्लिन के अंदर वो डिग्री एप्लीकेबल होती है, आप उसमें अप्लाई करें। और उसके बाद आप के साथ तकरीबन 12 एग्जामिनेशन, 12 पेपर्स आपने कंडक्ट करने होते हैं। गवर्नमेंट उसको कंडक्ट करती है। उन 12 पेपर्स में से आपके 12 के 12 पेपर पास होना ज़रूरी है। 50% पासिंग मार्क्स होते हैं और कंपल्सरी सब्जेक्ट्स 600 के होते हैं और 600 जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने खुद सेलेक्ट करने होते हैं और जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स हैं अटैम्प्ट करने होते हैं, पास करने होते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन करने के लिए जो सबसे बेहतरीन जो तरीके हैं जो हम लोग स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ टाइम पर रिकमेंड करते हैं, वो ये है कि आप ना सीएसएस को एक लाइफ स्टाइल बनाएं। आप सीएसएस को अपने लाइफ स्टाइल में इंगेज करने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने लाइफ स्टाइल को सीएसएस के लाइफ स्टाइल में इंगेज हो जाए। बच्चे क्या करते हैं, अपनी हैबिट्स को नहीं लीव करते, अपनी हैबिट्स को वही कंटिन्यू रखते हैं और कहते हैं कि सीएसएस एक पार्ट टाइम जॉब है, हम जिस तरह बाकी एग्जामिनेशन देते रहे हैं कि आखिरी लास्ट नाइट स्टडी हम कर लेंगे तो सीएसएस हमारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इसके लिए बाकायदा एक फुल प्लानिंग होती है और उस प्लानिंग के बाद एक मुकम्मल एक स्केजुलाइज स्टडी डिसाइड की जाती है। फिर उसके बाद ये एग्जामिनेशन हम पास करने के काबिल होते हैं। ठीक है। अब लाइफ स्टाइल की जैसे मैंने बात की, तो आप ये देखें कि आपने एटलीस्ट कम से कम डेली बेसिस पर 12 आवर्स आपको कम से कम स्टडी करनी पड़ेगी। और स्टडी भी आपको बिल्कुल ऐसी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जब आप पढ़ रहे हो तो आपके हाथ में मोबाइल हो और आप उसको टच भी कर रहे हो, टिकटॉक भी देख रहे हो और साथ में मैसेजिंग भी कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रही हो आपकी लाइफ। कभी आप सर को जा रहे हैं, कभी टांगे देख रहे हैं, कभी आपको बाहर से डिस्टर्बेंस आ रही है, कभी शोर आ रहा है। कुछ ऐसे तरीके से सीएसएस होने की उम्मीद नहीं होती। आपको एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है और उसके अंदर आप अपने आप को इंगेज करें, तब आपका सीएसएस होता है। सर सीएसएस के रिलेटेड स्टूडेंट्स के अंदर एक डर पाया जाता है कि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट है और सीएसएस करने वाले को 24 में से 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, सीएसएस के बारे में ना बहुत सारे मिथ्स हैं। हमने इंस्टेड कि उन मिथ को देखें, उन मिथ को फॉलो करें, लोगों की बातों को फॉलो करें, ये टोटली गलत है। देखें, आप पाकिस्तान में ना हर साल तकरीबन अगर 25 से 30 हज़ार एप्लीकेंट्स होते हैं, तो उसमें जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं ना, वो तकरीबन 2.5 से 3 हज़ार ही होते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग जो है वो इस बेसिस पे अप्लाई करते हैं कि चलो बेरोज़गार है, नौकरी नहीं मिल रही तो सीएसएस ट्राई कर लेते हैं, या सीएसएस इसलिए वो अप्लाई करते हैं कि जनाब चलो हम साथ साथ अपनी डिग्री कंप्लीट करते रहते हैं तो सीएसएस की ट्राई करके देख लेते हैं। मतलब वो सीएसएस को सीरियस होकर नहीं देखते हैं। तो ये एक मिथ है कि सीएसएस एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ एग्जामिनेशन है। वो बात नहीं है। आप सीएसएस को टारगेट ओरिएंटेड होकर करें, आप सीएसएस को टॉपिक ओरिएंटेड होकर करें, आप डेली बेसिस पे अपने टॉपिक डिवाइड करें, डेली बेसिस पे अपने टारगेट सेट करें तो सीएसएस हो जाता है। अब दूसरी बात यह है कि सीएसएस क्वांटिटेटिव आवर्स की बात नहीं करता, सीएसएस बात करता है क्वालिटेटिव आवर्स की।
ऑलराइट। देखिए एक स्टूडेंट जो है वो एक ही टॉपिक को 12 घंटे में जाकर प्रिपेयर करता है। वो क्यों ऐसा इतना टाइम लेता है? क्योंकि उसने अपनी एक्टिविटी को डिवाइड किया होता है। मतलब वो पढ़ाई के दौरान कभी कोई काम कर रहा है, कभी डिस्टर्बेंस हो रही है उसको, कभी उसकी तवज्जो कहीं और बटी हुई है, कभी सोच कहीं और गई हुई है, तो इतना टाइम वो ले लिया। अब एक बच्चा है जिसने पूरी कंसंट्रेशन के साथ वही टॉपिक 2 घंटे में तैयार कर लिया। अब 2 और 12 घंटे में डिफरेंस तो है ना। तो CSS ये बात नहीं करता कि आपने जनाब 12 घंटे पढ़ना है, 18 घंटे पढ़ना है, नहीं, आपने ये देखना कि आपने क्वालिटी आवर्स कितने दिए, बिल्कुल, आपने टॉपिक डेली बेसिस पर कितने कवर किए हैं, जो आपने टारगेट सेट किया था उस पर आप पूरा उतर रहे हैं कि नहीं उतरते। डेली टारगेट अचीव होंगे तो वीकली होंगे, वीकली होंगे तो मंथली, मंथली तो फिर इस तरह आप CSS के टारगेट के ऊपर पूरे टाइम डिवाइड करना पड़ता है। टाइम को डिवाइड करना पड़ता है, टाइम को क्वालिटेटिव बनाना पड़ता है, क्वांटिटेटिव नहीं करें। आपने देखा बच्चे 18 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट 0, और वही बच्चा 2-2.5 घंटे पढ़ता है, रिजल्ट जो है वो 80-90% ले जाता है। तो द पॉइंट इज़ दैट कि आप अपने वर्क को जितना क्वालिटेटिव टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हैं ना, उतना ही अच्छा है। सर जैसे कि आपने बताया कि CSS ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स के कुछ अपनी भी ख्वाहिशात होती हैं कि वो कुछ कमाने लग जाए, और कुछ फैमिलीज़ की भी आपसे तवक्कात होती हैं कि अब बच्चा पढ़ लिख गया है तो अब कुछ ना कुछ अर्न करना स्टार्ट कर दे। लेकिन जब वो CSS स्टार्ट कर देता है तो CSS एक टाइम कंज्यूमिंग और पेशेंस का नाम है, तो इस सिचुएशन को फिर कैसे हैंडल किया जा सकता है? देखें ये बहुत बड़ा मसला है हमारी सोसाइटी में। हमारे पेरेंट्स ये बिलीव करते हैं कि हमने बच्चे को अब 14 ईयर एजुकेशन दे दी है, अब इधर से वो पढ़ेगा, अगले दिन नौकरी लग जाएगी, अगले दिन गाड़ी आ जाएगी, घर हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, और जनाब हमारा बेटा जो है वो महान बन जाएगा। ऐसी बात नहीं होती। पहले तो हमें पेरेंट्स की ये साइकिल को चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब हम ग्रेजुएट होते हैं तो हमें ग्रेजुएट होने के बाद भी अपनी डायरेक्शन का पता नहीं होता। तो होना ये चाहिए कि बच्चों को मैट्रिक लेवल से ही डायरेक्शन दे देनी चाहिए। बिल्कुल। बच्चे का एप्टीट्यूड चेक करें, उसके मुताबिक बच्चा अगर मिलिट्री की तरफ जाना चाहता है तो उसको मिलिट्री रिलेटेड अपने कोर्सेज पढ़ाएं, उसका इंटरेस्ट चेक करें। और अगर वो CSS की तरफ जाना चाहता है तो उसको डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डेवलप करें, उसको करंट अफेयर के साथ अपडेट रहने की बात करें, उसके साथ डिस्कशंस करें, उसके साथ बातें करें। ऐसे आप अपने घर का एनवायरनमेंट ऐसा बिल्डअप कर दें कि जब हम एक गैदरिंग के अंदर बैठे हों, खाना खा रहे हों, या एक हमारी मीटिंग फैमिली मीटिंग चल रही हो, तो उसके अंदर हम टॉपिक छोड़ें, बजाय इसके कि हम फलाने रिश्तेदार ने ऐसा किया, फलाने मोहल्लेदार ने ऐसा किया, फलाने ने ये किया। ये बातों को छोड़ के आप इशू ओरिएंटेड बातों को, उससे क्या होगा, बच्चे की साइकी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। तो बच्चा जो ग्रेजुएशन के बाद सोचेगा कि अब मैंने क्या करना है, बिल्कुल वो ग्रेजुएशन के दौरान सोच चुका होगा, और जैसी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसका वो टारगेट कंप्लीट होगा। सर ये एक बहुत बड़ा मसला है हमारे स्टूडेंट्स के अंदर कि जब जैसे वो ग्रेजुएट होता है तो समझ नहीं आती कि उसने करना क्या है। तो ये आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया कि उसको मैट्रिक के बाद से ही आप गाइड करना स्टार्ट कर देंगे, उसके इंटरेस्ट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, लाजमी नहीं है कि वो CSS करे या फौज में जाए, जो उसका इंटरेस्ट है वो कर सकता है। उसके अलावा देखें, दूसरी बात आपने जो पूछी थी वो ये थी कि बच्चे को जो है ना ग्रेजुएशन के बाद जब पेरेंट्स ये बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि यार दोबारा फिर अब ये 2 साल और पेपर तैयारी करेगा CSS, फिर पता नहीं CSS होता है कि नहीं होता, फिर वो एक नया खर्चा अफोर्ड, तो ये एक पेन है जो कि पेरेंट्स को होती है। और CSS होता भी भाई 50% इसमें चांस है, 50% आप में इसमें लक भी इस्तेमाल होती है, और 50% आपकी हार्डवर्क भी होती है। और फिर ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपने 100% अपनी एफर्ट पुट किया तो फिर भी आपका CSS हो जाए। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपने बहुत कम एफर्ट पुट किया लेकिन आप CSS रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं। फिर एक और भी चांस है कि आप रिटर्न क्वालिफाई करते हैं लेकिन इंटरव्यू के बाद आपकी एलोकेशन फिर नहीं होती, फिर एक नया इशू। तो ये प्रॉब्लम है। देखिए हमें ना CSS को समझना है। जो CSS की प्रिपरेशन है ना, उसको कम से कम आपको साल एक से 1.5 साल का अर्सा रिक्वायर्ड होता है, और बिल्कुल पैशनेट के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, टारगेट ओरिएंटेड के साथ। देखिए आप इस CSS को ना पार्ट टाइम ना लें, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि CSS को आप ऑप्शनल ना लें कि यार अगर ये ना हुआ तो ये से, ये ना हुआ तो ये से। और तीसरी बात, CSS के 3 चांस है ना, 3 चांस तक वेट नहीं करें। आप पहले चांस में ही उतनी एफर्ट पुट करें कि जनाब आप मैक्सिमम अपना पुट कर दें जो पहली एफर्ट में करना है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आप अल्लाह पे छोड़ दें। बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं ना, माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालक दा कम फल फूल लोना लावे। आपका काम है अपनी एफर्ट पुट करना, ऐसे ही। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग पुट टू द गॉड। बिल्कुल ऐसे। और अल्लाह आपकी मेहनत पे बिलीव रखें, वो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं करने देता। बिल्कुल ऐसे। आप मेहनत करें, अल्लाह उसका फल देगा, अल्लाह उसका सिला देगा। बिल्कुल। तो सर जो CSS का एग्ज़ाम जो पास कर जाते हैं स्टूडेंट्स,
तो कितने परसेंट चांस है कि उनकी एलोकेशन हो जाती है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो रिटर्न क्वालिफाई करता है ना, वो आम बंदा नहीं होता। इसलिए सीएसएस के स्टूडेंट्स ये बिल्कुल अपने आप को ना समझें कि आप सीएसएस की प्रिपरेशन करके आप जनाब अपने सीनियर से जो एमफिल और पीएचडी की तरफ चले उनके पीछे रह गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सीएसएस पूरी एक ट्रेनिंग कोर्स है। मैं ये कहता हूँ, ज़िंदगी में जो बच्चा 1 या 2 दफ़ा सीएसएस की अटैम्प्ट ले लेता है तो उसकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है, उसकी शख्सियत बड़ी डेवलप हो चुकी होती है, उसका एनालिसिस डेवलप हो जाता है, उसकी सोच चेंज हो जाती है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप सीएसएस करने के दौरान जो आपने क्वेश्चन क्या किया था? ये मैंने पूछा कि क्या उनकी जो पास कर जाते हैं सीएसएस, उनकी एलोकेशन होती है कि नहीं होती, ये आपने पूछा। देखें, अगर आप इम्तिहान में 2500 बच्चे अपीयर हुए हैं तो 600-700 के करीब तक के रिटर्न पास कर जाते हैं। उसमें से 280-250 के करीब की है वो फाइनल एलोकेशन होती है। जो रेस्ट ऑफ द पीपल होते हैं वो इंटरव्यू में वो इतना अच्छा प्ले नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से वो मेरिट जो उनकी रिक्वायर्ड सीटें होती हैं उन रिक्वायर्ड सीटों के अंदर मेरिट में वो फॉल नहीं कर पाते। किसी के 10 नंबर रह जाते हैं, किसी के 15 रह जाते हैं, किसी के 20 रह जाते हैं। लेकिन ख्याल ये किया जाता है कि आप रिटर्न में मैक्सिमम एफर्ट पुट करें, और जैसे ही आप रिटर्न इम्तिहान दे चुके हों, आपको स्टूडेंट्स को माशाल्लाह अपनी एफर्ट पे बिलीव होता है कि मैंने अब अच्छा पुट कर दिया, तो रिटर्न इम्तिहान के फ़ौरन बाद जो है वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू कर दें। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कोई स्पेशल टास्क नहीं होता, ये ऐसे ही होता है जैसे आप और मैं बैठे हैं। आप डिस्कशन अरेंज करें अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने साथ एक ऐसा ग्रुप को डेवलप करें और उस ग्रुप को टॉपिक डिवाइड करें। कभी वो आपके टॉपिक को डिफेंड कर रहा हो, कभी आप अपने टॉपिक को डिफेंड कर रहे हो। इस तरह एक पैनल बना के उनके साथ डिस्कशन करें। ये एक सीखने का माहौल बन जाएगा, एक दूसरे को सिखाएंगे, सीखने का माहौल बन जाता है। आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे, लर्निंग ओरिएंटेड इन्वायरमेंट होगा। आपके साथ इस तरह करी से करी मिलती मिलती आपके साथ कॉम्पिटेंट लोगों का एक बन जाएगा, डेवलप हो जाएगा। तो जब रिटर्न आप दे चुके होते हैं तो उसके फ़ौरन बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया करें। सर, सीएसएस में सब्जेक्ट सिलेक्शन कितनी ज़रूरी है और इसका कम्बिनेशन कौन सा होना चाहिए? देखिए जी, सीएसएस का सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है ना वो यही है जो आपने क्वेश्चन पूछा। सब्जेक्ट ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है। आप देखें, आपको पता ही नहीं है आपकी मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है, तो आप कैसे पहुँचेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जो सबसे बड़ा फेलियर ऑफ द स्टूडेंट्स होता है ना वो यही होता है कि स्टूडेंट अपने नॉलेज को, अपनी पोटेंशियल्स को, जो कैपेबिलिटीज़ उसको अल्लाह ने दी हैं, देखें हर शख्स की कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट होती है। बिल्कुल ऐसे ही। आपकी अलग है, अरसान की अलग है, फैज़ान की अलग है, मेरी अलग है, फलाने की अलग है, फलाने की अलग है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप अगर दूसरे बंदे की अप्लाई की हुई स्ट्रेटजी को अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और उसकी बेस के ऊपर सक्सेस हासिल करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए जब भी आप सब्जेक्ट की सिलेक्शन करें तो आप अपना स्वॉट एनालिसिस करें, आप अपनी स्ट्रेंथ चेक करें, अपनी वीकनेसेस देखें, अपनी और अपने अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बेनिफिट लेना है, और आपने अपने थ्रेट्स देखने जिसमें आप लूज़ हैं। तो अपनी वीकनेसेस को मिनिमाइज़ करें और अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को, अपनी जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ को हाईलाइट करें। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट की सिलेक्शन कैसे करें। जी जी। देखिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है सबसे पहले वो सब्जेक्ट लें, और जिसमें आपने मास्टर्स हैं, कम से कम मैं ये कहता हूँ जिसमें मास्टर्स या बैचलर्स जो आपने पढ़ा हो, 2-2.5 साल आपने पढ़ा हो, वो सब्जेक्ट आप लें साथ में। लोग आपको कहेंगे जी केमिस्ट्री ना लें, फिजिक्स ना लें, लेकिन आपको पता है कि आपसे ज़्यादा कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री जानता ही नहीं है, तो आप ये उसको फॉलो ना करेंगे यार फलाना सब्जेक्ट ले लें, फलाना नहीं। आप अपने सब्जेक्ट पर अगर आपको ग्रिप है, आप समझते हैं कि मैं बड़ा अच्छा अपने सब्जेक्ट, उसको ऑप्ट कर लें। फॉरगेट अबाउट द अदर पीपल who talk about you people that you don't opt this subject। बिल्कुल ऐसे ही। आप उनको मत सुने। और देखने में आता है सर कि लोग ऐसा करते हैं कि अपना सब्जेक्ट छोड़ के सुनने ही सुनाई बातों पर अमल कर लेते हैं कि ये सब्जेक्ट ईजी है, इसको हम अडॉप्ट कर लें। बिल्कुल। और दूसरा कुछ ट्रेंड भी होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है वो कुछ सब्जेक्ट को बार 5-6 सालों से ना कह रहा है कि वो नंबर नहीं दे रहा। अब एग्जामिनर बेसिकली नंबर काटता नहीं है। आपने अगर अच्छा लिखा हुआ है और आपने बेस्ट अप टू द मार्क लिखा हुआ है तो एग्जामिनर आपको उसके मार्क्स देता है। ये मेरी बात याद रखिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर एग्जामिनर आपको ये कहता है कि मतलब 2-3 सालों से 4-5 सालों से ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कुछ सब्जेक्ट में आपको मार्क्स कम मिल रहे हैं, तो आप कोशिश करें ऐसे सब्जेक्ट को ना ऑप्ट करें। दूसरी बात ये है। तीसरी बात यह है कि सब्जेक्ट कुछ ऐसा सेट करें, ऐसा सेट करना चाहिए जो आपकी फॉरेन पॉलिसी जिस डायरेक्शन की तरफ जा रही होती है। जैसे आप देखें पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी पिछले 4-5 सालों में थी वो टुवर्ड्स ईस्ट हो रही थी, मतलब आप चाइना की तरफ, रशिया की तरफ मूव हो रहे थे।
तो आपकी फॉरेन पॉलिसी में अब प्रो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस ज़्यादा नज़र आ रहा था ऐसे तो एग्जामिनर ने मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं 100% श्योर नहीं हूँ इस बात पे, लेकिन मेरा एनालिसिस है कि जो इंटरनेशनल लॉ था और यूएस हिस्ट्री था उसको काफ़ी हिट हुआ है। तो ट्रेंड देखना चाहिए कि वर्ल्ड का और आपकी फॉरेन पॉलिसी का किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो उस डायरेक्शन की तरफ भी आपको सब्जेक्ट ऑप्ट करने की तरफ देखना चाहिए। बिल्कुल सही। तो डोंट फॉलो अदर्स, स्वॉट एनालिसिस अपना करें और उस स्वॉट एनालिसिस की बेस के ऊपर अपने सब्जेक्ट को सेट करें। बिल्कुल सही। जी।